पर्यावरण की विषय वस्तु हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से आज जो 3 टॉपिक पे चर्चा होगी। पहले मुझे आप लोगों को COP के बारे में लिखवाना है। COP 3 क्या है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आज लिखवाऊंगा। थोड़ा सा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में लिखवाऊंगा, ठीक। चूँकि इसकी दूसरी प्रतिबद्धता 2020 तक ही थी, तो इस साल ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए, इस साल तो वैसे कोविड-19 का कहर है, लेकिन फिर भी अब जो आने वाला सम्मेलन होगा, नेक्स्ट ये COP होगा, इसमें क्या होता है, इसी प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं या फिर कोई दूसरा मैकेनिज़्म लेके आते हैं। वैसे पेरिस वाला जो पूरा का पूरा पेरिस समिट थी, पेरिस समिट देखा जाए तो ओवरऑल फेल हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका उसके साथ सम्मिलित नहीं हो रहा। अभी मैं पेरिस समिट आगे चल के पढ़ाऊँगा आपको। 2015 में हुई थी और 2015 की समिट फाइनली लगभग फेल जैसा ही है ना। और क्योंकि अमेरिका और कई सारे देशों ने बाइकआउट किया, खासकर अमेरिका ने। एक चीज़ ये हो सकता है कि इस साल चुनाव भी है अमेरिका में। यदि ऐसा हो जाए कि जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार में जो ट्रंप सरकार है, रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, ये पार्टी की जगह पे डेमोक्रेटिक आ जाए। क्योंकि जब ओबामा थे उसी समय पूरी समिट हुई थी और उसी समय इस समझौते को एक्सेप्ट किया गया था। तो यदि डेमोक्रेटिक पार्टी आ जाती है अमेरिका में, तो हो सकता है पेरिस समिट को पुनः फिर से एक्सेप्ट कर लिया जाए और फिर से प्रासंगिक हो जाए, है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है इस साल के समझौते में। लेकिन अभी तो क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि भी ख़त्म होने वाली है। अब देखो, इसको रिव्यू किया जाएगा या फिर क्या होगा, आगे का चर्चा करेंगे। इसके बाद मुझे आप लोगों को अगला पढ़ाना है 2002 का जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग सम्मेलन अर्थात रियो प्लस 10, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है 2012 में आपका हुआ है रियो प्लस 20 पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये भी है। तो मतलब ये रियो प्लस 20 देखा जाए तो ओवरऑल ये भी आपका 1992 प्लस 10 था। 1992 में पृथ्वी 1 हुआ था, तो उसी का ही आगे चल के, तो ये 3 चीज़ों को आज देखेंगे मोटा मोटी, बस इतना ही रहेगा। चलिए हेडिंग डालिए क्योटो प्रोटोकॉल। अब जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उसी चीज़ को लिखवा रहा हूँ क्रम से, तो चीज़ें बस समझते चले जाना है। बस लिखिए क्योटो प्रोटोकॉल। लिखिए संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए, संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 1992 में, संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। अब ये सारे शब्द आपको या पता होने चाहिए, क्योंकि मैं सब शब्दों को बता चुका हूँ, है ना। 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC अस्तित्व में आया, जिसने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अनियंत्रित वृद्धि के मद्देनज़र यह महसूस किया गया कि विकसित देशों की ओर से
उत्सर्जन में कटौती की बाध्यकारी वचनबद्धता के बिना, उत्सर्जन में कटौती की बाध्यकारी बद्धता के बिना, उत्सर्जन में कटौती की बाध्यकारी बद्धता के बिना जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्योटो प्रोटोकॉल हम लोग लिख रहे हैं। परिणाम स्वरूप यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात UNFCCC परिणाम स्वरूप UNFCCC ने इस मसले पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए बातचीत प्रारंभ की। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए बातचीत प्रारंभ की। लंबे विचार विमर्श के बाद जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन अर्थात COP के तीसरे सत्र में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। और यह 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। यह एक कानूनी बाध्यकारी समझौता है। यह एक कानूनी बाध्यकारी समझौता है। इसके अंतर्गत विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती की सीमा तय की गई। क्योटो प्रोटोकॉल का अंतिम उद्देश्य ऐसी हर मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना है जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होता है। क्योटो प्रोटोकॉल का अंतिम उद्देश्य ऐसी हर मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना है जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होता है। प्रोटोकॉल के अनुसार विकसित देश 6 ग्रीन हाउस गैस
6 ग्रीन हाउस गैस, लिखते जाइए। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 ग्रीन हाउस गैस। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 मीथेन, नंबर 3 नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 3 नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 4 सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नंबर 5 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन व परफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से कम से कम वर्ष 1990 के स्तर से कम 5% की कमी, कम से कम 5% की कमी, कम से कम 5% की कमी की पहली प्रतिबद्धता अवधि के अंतर्गत करनी थी। 5% 1990 के स्तर से 5% की कमी की पहली प्रतिबद्धता अवधि, इससे ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कितना करना है? 5%। 5% की कमी की पहली प्रतिबद्धता अवधि के अंतर्गत करनी है। पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 से 2012 तक थी। पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 से 2012 तक थी। पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 से 2012 तक थी। आठ दिसंबर 2012 को दोहा कतर में 8 दिसंबर 2012 को दोहा कतर में 8 दिसंबर 2012 को दोहा कतर में संपन्न हुए सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को संशोधित कर द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि 2013 से 2020 तक के लिए अपनाया गया। द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि 2013 से लेकर 2020 तक अपनाया गया। द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि 2013 से लेकर 2020 तक अपनाया गया। इस अवधि के दौरान एनेक्स 1 देशों को एनेक्स 1 में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में एनेक्स 1 में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से कम 18% करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। कम से कम 18% करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स 1 देशों को
एनेक्स 1 देशों को क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स 1 देशों को, देखो ये जो अब यहाँ पे थोड़ा समझ लो, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ऐसे लास्ट टॉपिक में मैंने खूब अच्छे से इसे बताया है कि जो एनेक्स देश हैं इसको दो भागों में बांटा गया, एनेक्स 1 एनेक्स 2। एनेक्स 1 देशों को जीएसजी कम करना है, ग्रीन हाउस गैस इन्हें कम करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। और इसमें सम्मिलित देश कौन से हैं? ओईसीडी देश, ठीक है। औद्योगिक सहयोग विकास संगठन के देश इसमें सम्मिलित हैं, जो 1992 से पहले सदस्य बन चुके थे, तो लगभग 37 देश इसमें सम्मिलित हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन ये भी सम्मिलित है, और जितनी भी इकोनॉमी इन ट्रांजिशन यानी कि संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएं, ये जो विकसित से विकासशील में संक्रमण कर चुकी हैं, तो इन देशों को एनेक्सर 1 में शामिल किया गया, एनेक्स 1 में शामिल किया गया। एनेक्स 2 में भी यही कंट्री हैं, एनेक्स 2 कोई ऐसा नहीं कि अलग ग्रुप है, इन्हीं में से कुछ देशों को निकाल करके एनेक्स 2 में रख दिया गया, जो बहुत बड़े स्तर की टेक्नोलॉजी रखते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं। तो इनको जिम्मेदारी क्या दी गई कि आप क्या करोगे, नॉन एनेक्स कंट्री को क्या करोगे, फंडिंग करोगे, वित्तीय सहायता मदद कराओगे, है ना। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कार्बन एमिशन को कम करना है, पूरा तरीका बनाया गया। इसके लिए आपका इंटरनेशनल इमिशन ट्रेनिंग आईईटी की संकल्पना को जन्म दिया गया, अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार आईईटी की संकल्पना को जन्म दिया गया। पहली चीज तो ये, दूसरा क्या किया गया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनाया गया, है ना, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और तीसरा ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, तो प्रोजेक्ट बेस आपको बताया गया था और रिस्ट्रिक्शन बेस, दोनों मैंने आपको बताया था, एक प्रोजेक्ट परियोजना आधारित था और रिस्ट्रिक्शन बेस था। वही चीज लिखवा रहा हूं, उसको लिख लो। लिखिए, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स 1 में शामिल, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स 1 में शामिल विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी करने के लिए, विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी करने के लिए 3 मैकेनिज्म का विकल्प प्रदान किया गया, 3 मैकेनिज्म का विकल्प प्रदान किया गया। नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेनिंग आईईटी, अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार। नंबर 2, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास तंत्र, स्वच्छ विकास तंत्र या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तीसरा है संयुक्त क्रियान्वयन, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, संयुक्त क्रियान्वयन, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 आधार पर इसको पूरा डेवलप किया गया है। पहला है आपका क्योटो प्रोटोकॉल काल के तहत कार्बन एमिशन के लिए जो क्योटो फ्लेक्सिबल, है ना, पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म बनाया गया क्योटो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म, उसके तहत ही 2 थे। पहला था प्रोजेक्ट बेस, प्रोजेक्ट बेस आप कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस, और दूसरा था रिस्ट्रिक्शन बेस, है ना। तो प्रोजेक्ट बेस में 2 आधार मैंने आपको बताए थे, पहला आपको बताया था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास तंत्र, और दूसरा था जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, और यहाँ पे था इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। और इसमें मैंने आपको बताया था सीडीएम में कि कोई भी एनेक्स कंट्री, कोई भी एनेक्स यानी कि कोई भी विकासशील देश, कोई भी एनेक्स कंट्री चाहे तो नॉन एनेक्स कंट्री को क्या कर सकती है, वित्तीय फंड उपलब्ध करा करके यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा सकती है। किस चीज के लिए प्रोजेक्ट? इसलिए कि वहाँ पे कार्बन एमिशन कम हो जाए, और जो कंट्री जितना कार्बन एमिशन कम करवाने में यहाँ पे मदद करेगी, जो टेक्नोलॉजी या फिर जो भी तकनीक मुहैया कराएगी, उससे जितना कार्बन कम होगा वो किसके क्रेडिट में जाएगा? उसी एनेक्स कंट्री के जाएगा जिसने प्रोजेक्ट लगाए हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका ने मतलब तकनीकी के माध्यम से, या फिर ये कहें कि मान लीजिए अमेरिका में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, अमेरिका में डेवलपमेंट हो रहा है,
और डेवलपमेंट करने के लिए मान लीजिए उसे बड़े स्तर पे वनीकरण करना पड़ा, वनों को काटना पड़ रहा है, वनों को काटना पड़ रहा है, तो क्या करे, उतनी संख्या में वन अफ्रीका के किसी देश में लगवा दे या वहां ऐसी मैकेनिज्म दे, तो वो कार्बन क्या हो गया, बराबर होगी बात वहां पे उसने, क्योंकि हमें पूरे ग्लोबली देखना है इसको, लेकिन वहां का इकोसिस्टम प्रभावी होगा। ये सब चीजें मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना। यदि आप अपने यहाँ पे कार्बन एमिशन को नहीं रोक पा रहे हैं तो आप दूसरे देश को ऐसा प्रोजेक्ट लगा दीजिए, ऐसी तकनीकी दे दीजिए और उसका ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यदि आपके पास ज्यादा कार्बन है, यदि आपके पास ज्यादा कार्बन क्रेडिट है तो आप कार्बन क्रेडिट किसी को बेच भी सकते हैं। तो इससे पूरा का पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो गया जिससे जितने भी विकसित देश थे ये तैयार हो गए इस पूरे क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए, इसीलिए पूरा का पूरा सफल हो रहा है। अगला लिख लीजिए इसमें, हाँ, पहला था आपका अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, दूसरा था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तीसरा था संयुक्त कार्यान्वयन। लिखिए इनमें से अंतिम दो को परियोजना आधारित, इनमें से अंतिम दो को जो आपने लिखा, अंतिम दो आपके क्या हैं, CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और JI, इसमें से अंतिम दो को परियोजना आधारित तंत्र कहा जाता है, परियोजना आधारित तंत्र कहा जाता है। जहां IET इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, जहां IET प्रतिबंधित उत्सर्जन का प्रावधान है, प्रतिबंधित उत्सर्जन का प्रावधान है IET। मैंने आपको NX A और NX B भी बताया था, NX A और NX B बताया था कि NX A क्या है और NX B क्या है। NX और नॉन NX में NX 1 और NX 2 क्या है ये तो पता चल गया। NX A मैंने आपको बताया था, इसमें ग्रीन हाउस की 6 गैसेज हैं जिनका इमिशन हमें कम करना है, इनकी लिस्ट है। और NX B में क्या मैंने आपको बताया था कि इसमें किस देश को, किस NX कंट्री को कितना कार्बन उत्सर्जन करना है उसको लेकर एक रिस्ट्रिक्शन, उसको एक AAU असाइंड अलाउ यूनिट ये बताई गई है कि कितना यूनिट आप कार्बन क्या कर सकते हो, कितना AAU आप क्या कर सकते हो कार्बन को, है ना। तो यहां पर आपको उस देश में रिस्ट्रिक्शन कितना होगा, कितना कार्बन उत्सर्जन उसे करना है, उसकी यहां पर सीमा यहां पर तय की गई NX B में। तो ये मैंने आपको चर्चा की थी और पूरा इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग इसी पे आधारित है। कोई देश है जिसको 100 टन कार्बन उत्सर्जन करना है, कोई देश है जिसे 100 टन कार्बन उत्सर्जन करना है, उसको इतनी लिमिट दी गई है, लेकिन वो 80 टन ही कार्बन उत्सर्जन करता है। दूसरा देश है जिसको 100 टन करना है लेकिन उसने 120 टन किया, तो ऐसी स्थिति में वो इसका बचा हुआ 20 खरीद सकता है। तो यहीं से ट्रेडिंग चालू हो जाती, कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन स्टॉक इसके पास इतना हुआ और कार्बन स्टॉक का कार्बन क्रेडिट, समझ रहे हो ना, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, बहुत आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं। कार्बन क्रेडिट या कार्बन, जब आपके पास क्रेडिट होगा तभी तो आप किसी को सेल कर पाओगे। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म या तंत्र विकसित किया गया है। अगला लिख लीजिए, जहां IET के तहत प्रतिबंधित उत्सर्जन का प्रावधान है, वहीं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या CDM, वहीं CDM एवं JI, फुल फॉर्म मैंने आपको लिखवा दिया है, CDM एवं JI परियोजना आधारित तंत्र के तहत, परियोजना आधारित तंत्र हैं, परियोजना आधारित तंत्र हैं। CDM के तहत NX 1 देश, CDM के तहत NX 1 देश, CDM के तहत NX 1 देश विकासशील देशों में स्वच्छ परियोजनाओं में जिसमें कि उत्सर्जन में कमी होती है, निवेश के द्वारा अपनी उत्सर्जन कमी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने उत्सर्जन कमी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उत्सर्जन कमी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भारत ने
8 अगस्त 2017 को भारत ने 8 अगस्त 2017 को क्योटो प्रोटोकॉल, भारत ने 8 अगस्त 2017 को क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर हस्ताक्षर किए, की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर हस्ताक्षर किए और उसका अनुमोदन किया, और उसका अनुमोदन किया। तो देखो, जो देश जब तक इससे जुड़ेगा नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब भी क्योटो में जितने देश जुड़े हैं उन्हीं को टेक्नोलॉजी हस्तांतरित होगी, क्योंकि जो डेवलप्ड देश है, एनेक्स 1 देश है, वही तो टेक्नोलॉजी देंगे। और दूसरा फंडिंग उसी को मिलेगी पर्यावरण से जुड़ी हुई जो इसका सदस्य होगा। तो भारत ने 2017 में इसको अपना लिया था, दूसरी प्रतिबद्धता को, ठीक है। और कार्बन व्यापार का भी फायदा भारत को इससे होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट डालिए। तभी आप कह रहे हैं भारत में यदि हम वृक्षारोपण करेंगे तो कार्बन क्रेडिट की ये समस्या कभी हमें गुजरनी नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में तो अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, लेकिन अभी से यदि हम उसको काम करके चलें, अपने देश का हमने कार्बन उत्सर्जन जिस बिहाफ पे कर रहे हैं उतना ही हम ऐसा पूरा का पूरा मैकेनिज्म भी डेवलप करते हुए चलें जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहे, तो हमारा देश विकसित भी हो जाएगा। और हमारे देश में ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे कि आपको इतना कार्बन वो करना है, आपको इतना एमिशन कम करना है। इसीलिए देश में पर्यावरण को लेकर के जागरूकता बहुत जरूरी है। अगला डाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002। जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002। जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002। जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002 इसको बोलते हैं सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002, ठीक है। तो इसके बारे में देखो खूब जानकारी अब आपको हो गई है कि रियो हुआ था 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, उसकी 10वीं सालगिरह जो है 2002 में हुई और ये जोहान्सबर्ग में मनाया गया। तो इसमें कुछ बातें हैं, 2-4 बातें लिख लो, फिर इसके बाद ये भी समाप्ति है। लिखिए इसमें, संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास पर, संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास पर, संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास पर, संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास पर पृथ्वी विश्व सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास पर विश्व सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन 2, जिसे पृथ्वी सम्मेलन 2 या रियो प्लस 10 या रियो प्लस 10 नाम से जाना जाता है, रियो प्लस 10 नाम से जाना जाता है, का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर, का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में 26 अगस्त और 4 सितंबर के बीच हुआ। में 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर के बीच हुआ। में 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 के बीच में हुआ। तो 26 अगस्त यानी 8 दिन पूरा का पूरा, ये 8 या 9 दिन ये चला है। 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 के बीच में हुआ। यह पृथ्वी सम्मेलन के 10 वर्ष बाद आयोजित किया गया। यह पृथ्वी सम्मेलन के 10 वर्ष बाद आयोजित किया गया। यह पृथ्वी सम्मेलन के 10 वर्ष बाद आयोजित किया गया। अपने स्वरूप एवं लक्ष्यों में यह सम्मेलन, अपने स्वरूप एवं लक्ष्यों में यह सम्मेलन, अपने स्वरूप एवं लक्ष्यों में यह सम्मेलन अपने स्वरूप एवं लक्ष्यों में यह सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन की तुलना में, रियो जो 1992 में हुआ था, रियो शिखर सम्मेलन की तुलना में, रियो शिखर सम्मेलन की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और विशाल था। कहीं अधिक व्यापक और विशाल था।
जहां बड़ी संख्या में राष्ट्रों के प्रतिनिधि व्यापारिक संगठन गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन एनजीओ, विभिन्न एनजीओ जितने भी हैं, गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन और विकास नागरिक सामाजिक न्याय से संबंधित समूह और विकास नागरिक सामाजिक न्याय से संबंधित समूह भी थे। सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया गया। जिसके अंतर्गत गरीबी, जल गुणवत्ता में उपलब्धता, स्वच्छ ऊर्जा माध्यम सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया गया, जिसमें गरीबी, जल गुणवत्ता में उपलब्धता, स्वच्छ ऊर्जा माध्यम, स्वास्थ्य, सुशासन प्रौद्योगिकी, उत्पादन एवं उपभोग, महासागर एवं मत्स्य पालन, पर्यटन, वैश्वीकरण तथा महिला अधिकारों के साथ मुख्य रूप से सतत विकास या टिकाऊ विकास को हासिल करने के मुद्दों पर चर्चा हुई तथा एजेंडा 21 को लेकर, एजेंडा 21 कब आया था? रियो सम्मेलन 1992 में, रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 एक उसका परिपत्र है पूरा, एवं एजेंडा 21 पर भी व्यापक चर्चा हुई। ठीक है, तो जितने मैंने पॉइंट आपको बताए, जल एवं स्वच्छता की बात हो, ऊर्जा की बात हो, वैश्विक तापन को लेकर बात की गई, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के बात की गई, व्यापार और वैश्विक एवं आर्थिक संबंधित मुद्दे, सभी विषयों पर चर्चा हुई। नेक्स्ट हेडिंग डालिए Rio+20। अगला डालिए Rio+20। इसको बोलते हैं रियो घोषणा पत्र। Rio+20 ये कब मनाया गया? 2012 में। कहाँ मनाया गया? रियो में। क्या था ये 1992 का ही 20वीं वर्षगांठ थी ये। तो लिखिए Rio+20 या रियो घोषणा पत्र, Rio+20 घोषणा पत्र, इसका नाम है द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, अब इसकी चर्चा करेंगे। लिखिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन, Rio+20 का आयोजन ऐतिहासिक 1992 के पृथ्वी सम्मेलन
ऐतिहासिक 1992 के पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर 20 से 22 जून 2012 को सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन था। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन था जिसका आयोजन ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में था। रियो +20 सम्मेलन के बाद विश्व के शीर्ष नेताओं ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति व्यक्त की जिसे द फ्यूचर वी वांट शीर्षक से प्रकाशित किया गया। जिसे द फ्यूचर वी वांट शीर्षक से प्रकाशित किया गया। इस घोषणा पत्र के बिंदु निम्नवत हैं। नंबर एक, एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की जाए जो सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। नंबर 2, हरित अर्थव्यवस्था को सतत विकास की प्राप्ति हेतु एक महत्वपूर्ण औजार बनाया जाए। हरित अर्थव्यवस्था को सतत विकास की प्राप्ति हेतु एक महत्वपूर्ण औजार बनाया जाए। हरित अर्थव्यवस्था को सतत विकास की प्राप्ति हेतु एक महत्वपूर्ण औजार बनाया जाए। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को सशक्त बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को सशक्त बनाया जाए। तथा सतत विकास के लिए नए फोरम स्थापित किए जाएं। नई संस्थाएं डेवलप की जाएं। सतत विकास के लिए नए फोरम स्थापित किए जाएं। अगला पॉइंट, कारपोरेट स्थिरता रिपोर्टिंग उपायों को बढ़ावा दिया जाए। अब इसको भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसमें चर्चा भी हुई है कि कारपोरेट की क्या भूमिका है पर्यावरण को लेकर के, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। कारपोरेट स्थिरता रिपोर्टिंग के उपायों को बढ़ावा दिया जाए। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सकल घरेलू उत्पादन से परे जाकर सकल घरेलू
उत्पादन से परे जाकर देश की खुशहाली का आकलन करना। सकल घरेलू उत्पादन से परे जाकर देश की खुशहाली का आकलन करना, है ना। सकल खुशहाली रिपोर्ट की बात की जाती है, तो अब ये प्रारंभ हो चुका है, भूटान से शुरुआत हुई थी, है ना। ग्रॉस हैप्पीनेस, इसको अभी जाके चल के चर्चा करेंगे। देश की खुशहाली का आकलन करना। अगला पॉइंट, सतत विकास के वित्त पोषण के लिए नई रणनीति विकसित करना। तो पेरिस में हुआ था ये, लेकिन अब देखो क्या होगा, उसका भी चर्चा करेंगे। सतत विकास के वित्त पोषण के लिए नई रणनीति को विकसित करना। सतत विकास के वित्त पोषण के लिए नई रणनीति को विकसित करना। नेक्स्ट, सतत उपभोग और उत्पादन से निपटने के लिए, सतत उपभोग और उत्पादन से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क अपनाना, एक फ्रेमवर्क अपनाना। अगला पॉइंट, लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना। लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना। लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना। अगला पॉइंट, नागरिक समाज एवं विज्ञान की नीतियों को शामिल करना। नागरिक समाज एवं विज्ञान को नीतियों में शामिल करना। नागरिक समाज एवं विज्ञान को नीतियों में शामिल करना। नागरिक समाज एवं विज्ञान की नीतियों को शामिल करना। अगला पॉइंट, सतत विकास पर स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं की महत्ता को स्वीकार करना। सतत विकास पर स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं की महत्ता को स्वीकार करना, यानी कोई देश सतत विकास को लेकर स्वयं कुछ काम करना चाहता है, उसको भी वही इंपॉर्टेंस देना। सतत विकास पर स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं की महत्ता को स्वीकार करना। अगला पॉइंट, जीरो हंगर चैलेंज, भुखमरी को हमें खत्म करना है विश्व से। जीरो हंगर चैलेंज अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए प्रतिवर्ष खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। जीरो हंगर चैलेंज अर्थात सभी व्यक्तियों को प्रतिवर्ष आवश्यक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट, नेक्स्ट है वर्ष 2020 तक विकासशील देशों के, वर्ष 2020 तक विकासशील देशों में सतत परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु वित्त एवं तकनीकी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। वित्त एवं तकनीकी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। वित्त एवं तकनीकी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। अब देखो, यही सब चीज़ों को जोड़ते हुए 2015 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य ये ख़त्म होते हैं और इसकी जगह पे सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, सतत विकास लक्ष्य। या फिर आप थोड़ा सा इस पे कुछ लिख लीजिए। सतत विकास लक्ष्य मैं आपको सारे अभी लिखवाऊंगा, लेकिन इसके बारे में चर्चा करेंगे अब आगे नेक्स्ट सेशन पे। सतत विकास लक्ष्य, आपके जो वर्तमान में सतत विकास लक्ष्य है, 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है 2030 तक, 15 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो रियो +20 में ही सतत विकास लक्ष्यों की पूरी चर्चा पर चर्चा बनी। आपको पता है ना ये चीज़,
जब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2015 में इनकी अवधि समाप्त हो जाती है तो फिर आगे के 15 वर्षों के लिए यानी 2015 से 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्यों का एक फ्रेमवर्क बनाया गया और ये फ्रेमवर्क लागू हो चुका है। अब लगभग इस पे 17 लक्ष्य हैं और 2030 तक इसके लिए सभी विषय हैं। गरीबी को कम करना है ना, भूखमरी को कम करना है, किस तरीके से हमें सतत विकास लेकर के चलना है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है इस पे 17 पे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन जो होगा उस पर कराऊंगा और इस पर मैं आपको लिखवाऊंगा भी कि जो एक पूरा का पूरा थीम निकल के आई द फ्यूचर वी वांट, ये पूरा दस्तावेज था द फ्यूचर वी वांट, इसी के तहत ही किस तरीके से कितने उपक्रमों को बनाया गया और किस किस दिशा में काम हुआ। तो अभी इसको आगे चर्चा करेंगे। आज के सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट मैं हॉस्पिटल निकलूंगा और आप लोगों को अभी